नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम इतिहास की एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम इतिहास को वन लाइनर रूप में पढ़ाएंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारी परिचय वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने बताया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, और सब हम वन लाइनर व फैक्ट बेस पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ प्रश्न एनसीईआरटी से भी लेंगे। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस भाग को। दोस्तों, इसमें पहला है प्राक ऐतिहासिक काल या को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक काल मैंने कहा था उस काल को कहते हैं जिस काल के हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, उस काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल के हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसे क्या कहते हैं? प्राक ऐतिहासिक काल। जिस काल के हमारे पास सिर्फ पुरातत्व साक्ष्य हैं वही, और उसी के आधार पर हम उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है: पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सॉरी दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक व खाद्य संग्राहक था, मतलब शिकार करके जीता था और थोड़ा बहुत जो खाद्य पदार्थ हैं उनको थोड़ा बहुत संग्रह कर लेता था। मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक भी था और पशुपालक भी था। पशु भी पालता था मानव मध्य पाषाण काल में, और आखेटक भी था। ठीक है। और नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक स्थिर एवं समुदाय में रहता था। कौन? मानव। क्या क्या? नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक मतलब खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता था, वह समुदाय में रहता, मतलब झुंड में रहना प्रारंभ कर देता। जबकि पूरा पाषाण काल में मानव अकेला रहता था, मध्य पाषाण काल में अकेला रहता पर पशु को पालना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये है प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न। दोस्तों, मैंने इन कालों के बारे में बता दिया था कि जो पूरा पाषाण काल का समय है तो ये अज्ञात, मतलब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल कहा जाता है, और 8,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व तक नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अज्ञात से 8,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल, 8,000 से 4,000 तक ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व तक नवपाषाण काल। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के वन लाइनर प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव को क्या कहा जाता था? तो आधुनिक मानव को कहा जाता है होमो सेपियन। क्या कहा जाता है? होमो सेपियन। ठीक है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? तो मतलब उत्पन्न किस काल में हुआ जो आधुनिक मानव है? तो वो उत्तर पूर्व पाषाण काल में। किस काल में? उत्तर पूर्व पाषाण काल में। दोस्तों, मैंने कहा कि 3 कालखंडों में विभक्त किया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसी तरह उसी के अंतर्गत पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत 3 काल आते हैं: निम्न पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल, उत्तर पूर्व पाषाण काल। तो उत्तर पूर्व पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई। उत्तर पूर्व पाषाण काल में मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है दोस्तों। प्राक ऐतिहासिक काल का एक गुण है। तो प्राक ऐतिहासिक काल का एक गुण क्या है? तो उसमें हमें लिखाई का आविष्कार नहीं हुआ, मतलब लिखाई के उसमें कोई आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था, लिपि का ज्ञान हमें नहीं था। ठीक है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। किस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को आखेटक व खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। किस काल को? पूरा पाषाण काल को खाद्य संग्राहक आखेटक काल कहा जाता है। यह हमने शुरू में ही पढ़ दिया था। ठीक है दोस्तों। किस युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। क्या युग कहा जाता है? चाकोलिथिक युग कहा जाता है। चाकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ठीक है दोस्तों।
कुत्ता को किस काल में पालतू पशु बनाया गया? तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। किसमें? मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का हमें प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते? तो होते हैं कोहलडीहा से। कोहलडीहा से। कहाँ से? कोहलडीहा से। ताम्रवती नाम से किस संस्कृति को जाना जाता? ताम्रवती नाम से जाना जाता है आहार संस्कृति को। किसको? आहार संस्कृति को जाना जाता है। आहार संस्कृति को। दोस्तों अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाणकालीन इनाम गांव बस्ती किस संस्कृति से संबंधित है? तो वह है जोरवो संस्कृति से। किससे? जोरवो संस्कृति से। ताम्र संचय संबंधित है। तो ताम्र संचय संबंधित है गेरुवर्णी मृदवाण से। किससे? गेरुवर्णी मृदवाण से। दक्कन के अंश टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण काल में मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। किसके? नवपाषाण काल में मवेशी रखने वालों के अवशेष हमें दक्कन के अंश टीले से प्रदर्शित करते हैं, मतलब पता चलता है। नवपाषाण काल का मानव था। तो नवपाषाण काल का मानव क्या था? उत्पादक एवं उपभोक्ता। क्या था? उत्पादक एवं उपभोक्ता। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नवदा टोली का उत्खनन एस.डी. सांकलिया ने। किसने? एस.डी. सांकलिया ने करवाया था। ठीक है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीविका का आधार क्या था? जीविका का आधार क्या था? तो वो था शिकार करना। क्या था? शिकार करना। मतलब अपने जीवन किससे जीता था? वो शिकार करके। पूरा पाषाण काल का मानव था तो आखिर तक हुआ खाद्य संग्रह। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो वो है चिरांद। कौन सा है? चिरांद। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद है। पेबुल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेबुल उपकरण है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित। दोस्तों किससे? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है पेबुल। पेबुल किसे कहा जाता? जब आदि मानव था तो वह किसी जीव को मारता था या शिकार करता था तो बड़े पत्थरों से करता था। बड़े बड़े पत्थर हैं तो उनको पकड़ के सीधा कर देता था, जिसमें थोड़ा बहुत दायरे बनाते तो सीधा मार देता था। उसको पेबुल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेबुल। प्रथम पालतू पशु क्या था? तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कला आकृति खोज कहाँ से हुई? तो हुई पल्लवरम नामक स्थान से। कहाँ से हुई? पल्लवरम नामक स्थान से। पल्लवरम नामक स्थान कहाँ है? तो यह है मद्रास में। कहाँ है? मद्रास में। प्राक ऐतिहास का क्या अर्थ होता है? तो वह इतिहास जिसे पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो मैंने बताया था, पत्थर पुत्थर अभिलेख या कोई धातु से बनी हुई चीज़ें, पुरातत्व। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किस से बने होते थे? तो प्राक ऐतिहासिक काल के जो हमने कहा था पाषाण युग भी कहा जाता है इसको। तो पाषाण काल मतलब पत्थर से बने होते थे प्राक ऐतिहासिक काल के हथियार। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? चित्रशिला के साक्ष्य। चित्रशिला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से। प्रारंभिक स्तंभ गर्त के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो सराय नाहर तथा महदहा से। कहाँ से? सराय नाहर व महदहा से प्राप्त हुए हमें प्रारंभिक गर्त के साक्ष्य। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान किस संस्कृति
से प्राप्त होते हैं? तो जोर्वो संस्कृति से। कहाँ से? जोर्वो संस्कृति से। वुर्ज़होम स्थल हेवन हैनव पाषाणकालीन है, तो किससे है? हैनव पाषाणकालीन, हैनव पाषाणकालीन। ठीक है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। किससे? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? तो ब्लेड से बने औजार उत्तर पूरा पाषाण काल के विशेषता थी। किसकी? उत्तर पूरा पाषाण काल की विशेषता थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से। कहाँ से? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से। भारत में एकमात्र मानव सदृश कब पाया जाता है? तो कहाँ से पाया जाता है? असम के श्वेत भूवृक गिबन स्थान से। कहाँ से? असम के श्वेत भूवृक गिबन स्थान से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भारत के भीमबेटका शिलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। भारत में कौन सा स्थल प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भीमबेटका। कौन सा स्थल है? भीमबेटका। कौन सा है? भीमबेटका। प्राक ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पूरा पाषाण काल में अधिकांश औजार बने होते थे, तो किससे बने होते थे? तो पत्थर से। किससे बने होते थे? पत्थर से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वो करता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन। किस मंत्रालय के अधीन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अब्दुल्लागंज में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित है भीमबेटका। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित थे? तो वो थे मध्यपाषाण काल से। किस काल से? मध्यपाषाण। माइक्रोलिथिक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा उसमें पेबोल में क्या होते थे? पत्थर बड़े बड़े होते थे। तब उसके बाद कौन सा काल है? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मानव यानी आदिमानव वर्ग थोड़ा बुद्धि आ चुके थे और उन्होंने पत्थर थोड़ा छोटे करके और उनके धार बनाए और धार बनाकर शिकार करते थे। तो उसे क्या कहा गया? माइक्रोलिथिक। मतलब माइक्रो माने छोटा किया उनको। ठीक है। तो माइक्रो औजार किस काल से समय थे? तो मध्यपाषाण काल से। किससे? मध्यपाषाण काल से। मानव ने प्रथम पालतू पशु बनाया था कुत्ता। मानव को आग का ज्ञान किस काल में हुआ? तो मानव को आग का ज्ञान पूरा पाषाण काल में हुआ। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। ज्ञान, ये इसमें पूछा गया ज्ञान। कभी कभी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि ज्ञान व प्रयोग में बहुत अंतर है। प्रयोग मानव ने कब किया? तो नवपाषाण काल में। और ज्ञान किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है। मानव द्वारा पशुपालन किस काल में प्रारंभ कर दिया गया था? मानव द्वारा पशुपालन किस काल में प्रारंभ कर दिया गया था? मध्यपाषाण काल में। किस काल में? मध्यपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई? जौ। क्या कौन सी फसल उगाई गई? जौ। मानव ने आग का खोज किस काल में किया था? तो क्या था? पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और प्रयोग नवपाषाण काल में। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में किया? नवपाषाण काल में। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ताम्र धातु का। तांबा धातु का। किसका? तांबा का। इसलिए इसे ताम्रयुग भी कहा जाता है। क्या कहा? ताम्रयुग। मानव ने कुंभकारी किस काल से प्रारंभ किए? तो नवपाषाण काल से मानव ने कुंभकारी काल प्रारंभ की। किस काल से? कुंभकारी। नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में मानव ने कुंभकारी प्रारंभ की। मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की? नवपाषाण काल से मानव ने कृषि प्रारंभ की। मानव सभ्यता के विकास में सर्वप्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था थी शिकार की अवस्था। कौन सी थी? शिकार की अवस्था। शिकार करना। ठीक है। मेहरगढ़ से
किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए? तो संगनकुलु व पिक लिहल से। कहाँ से? संगनकुलु व तथा पिक लिहल से प्राप्त हुए हैं राख के टीले। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है दोस्तों। बृहत पाषाण स्मारक मेगालिथ थे मृतकों को दफनाने का। क्या लिखा है इसमें? बृहत स्मारक मेगालिथिक थे मृतकों को दफनाने के स्थान। बृहद बने बड़ा और पाषाण बने पत्थर, बड़े पत्थर के स्मारक जहाँ मानव दफनाए जाते। तो उस किस काल से था? तो वो किससे संबंधित थे? तो मानव से दफनाने से संबंधित थे। मानव को दफनाने से संबंधित थे। सल्कर निर्मित औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? मध्य पूरा पाषाण काल के। मध्य पूरा पाषाण काल के विशेषता थे सल्कर। ठीक है। और उसके बाद नवपाषाण काल के फलक। ठीक है। सल्कों से बने औजार को किस काल से संबंधित है? तो वह है मध्य पाषाण काल से। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी थे जो हेमोसेपियंस प्रजाति के रूप में भिन्न था जाना जाता था। तो पिकोंथोपस के रूप में। ठीक है। पिकोंथोपस के रूप में जाना जाता था। ठीक है। सिंगी तालाब तथा 16 आरपुरा स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो सोहन घाटी का संबंध है निम्न पूरा पाषाण काल से। किससे है? निम्न पूरा पाषाण काल।